नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। 6713 किलोमीटर कोई एक ये जो दूरी है वो कोई छोटी दूरी नहीं है। अगर हम बात करें तो ये वो दूरी है जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी उसे कवर करने वाले हैं, जिसमें कि तमाम जो विधानसभाएं हैं, तमाम लोकसभाएं हैं, वो सभी इस न्याय यात्रा के दौरान वो कवर करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रांत रोहिला जी, समाज सेवी हैं, कुलदीप यादव जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, नीरज जी हैं। नीरज जी का मैं आपको बता देता हूँ, ये पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। और योग गुरु अजय आर्यन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं शुरुआत करना चाहूंगा आचार्य जी, अजय आर्यन जी, आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी को, क्योंकि अगर हम भारत जोड़ो यात्रा का देखें, उसका किस तरीके से जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो रहा है, और वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है क्या वो बदलेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में? क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे आपने मुझे अभी बताया कि 6700 किलोमीटर, मुझे लगा कि शायद कोई नासा या इसरो का प्लेन लॉन्च होने वाला है। लेकिन यहाँ न्याय की बात हो रही है, न्याय का एक विश्लेषण चल रहा है, पहले भी हुआ है और आप सबने देखा है राहुल गांधी जी किस तरह से ट्रकों पर, ट्रैक्टर पर घूमे हैं। तो इस तरह से तो हर कोई इस तरह की यात्रा कर सकता है। आप उसको पैदल यात्रा तो नहीं कहिए, ठीक है। और किस तरह का न्याय लेकर, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई न्याय होने वाला है पैदल चलने से। मैं सिरे से इस चीज को नकारता हूं और मुझे लगता है ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है, ठीक है ना। भारत से पहले से जुड़ा हुआ है। अगर भारत टूटा होता तो ये आप बताइए ना कि आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते? नहीं जा सकते थे ना। ये तो पहले से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सी जोड़ो यात्रा है? तो मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या चीज जोड़ना चाहते हैं। जी, क्या जोड़ना चाह रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। मैं कुलदीप जी आपके पास आऊंगा और मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि जो अजय आर्यन जी हैं उन्होंने बोला कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, क्या जोड़ना चाहते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के थ्रू, या फिर हम जो पहले बोले भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू? और दूसरी चीज, मेरा एक इसमें एक और सवाल है कि जब इनिशियल वो आया उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो अरुणाचल प्रदेश है उसे इंक्लूड नहीं किया था। अरुणाचल प्रदेश के बगैर ही ये यात्रा होनी थी। तो आपको क्या लगता है कि अरुणाचल प्रदेश को शुरुआत में कांग्रेस पार्टी ने क्यों छोड़ा? क्या अरुणाचल प्रदेश को कांग्रेस पार्टी भारत का हिस्सा नहीं मानती है? देखिए, पहली बात तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत न्याय यात्रा माननीय राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने जा रहे हैं। और आप सब ने देखा कि देश में किस प्रकार से 150 सांसद को संसद भवन से निष्कासित कर दिया गया और उसी पर नए नए कानून लगाए जा रहे हैं। अभी हमारे देश के जो स्तंभ है ड्राइवर्स भाई, उनके ऊपर भी ऐसे कानून को बनाया जा रहा है जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जा रही। हमारे देश के सांसद को सांसद से निष्कासित करना हमारे भारत माता की आवाज को है। और उसके लिए माननीय राहुल गांधी जी आज देश की जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज सरकार की इस प्रकार से तानाशाही हो रही है कि ये नेशनल मीडिया प्रशासन के तौर पर हमें अपनी आवाज को भी उठाने नहीं दिया जा रहा है। हम गांव थाने से, तहसील से, ब्लॉक से, सदर से, कहीं से भी अगर आवाज उठाते हैं तो हमें दबाने की कोशिश ये प्रशासन द्वारा बीजेपी और आरएसएस ने करने का काम 2014 से और आज तक करने का काम किया। ये नफरत की जो सरकार चला रहे हैं, ये वही नफरत की जगह पे मोहब्बत का पैगाम लेकर माननीय राहुल गांधी जी पहले 2000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलकर देश के सामने उन्होंने दिखाया, एक जननायक के रूप में उभरने का काम किया। माननीय राहुल गांधी जी को यही आरएसएस के लोग, यही बीजेपी के लोग पप्पू कह के साबित किया, जो कि राहुल गांधी जी को पप्पू इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने देश के युवा को पप्पू बनाने का काम किया है। ये देश का दुर्भाग्य है प्रतीक जी, ये देश का दुर्भाग्य है। आने वाले समय में मैं जानता हूं
कि ईवीएम द्वारा भ्रष्टाचार से ये अपनी सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से रावण का अहंकार टूटा था, उसी प्रकार से बीजेपी और आरएसएस का भी अहंकार टूटेगा। जी आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगा। विक्रांत जी, आप मुझे ये बताइए, जैसा कि इन्होंने बोला कि एक छवि जो आरएसएस और बीजेपी ने बनाने की कोशिश की थी, कि राहुल गांधी की एक जो इन्होंने शब्द यूज किया कि पप्पू की छवि बनाने की कोशिश करी, उस पप्पू की छवि को जो भारत जोड़ो यात्रा जो कि उन्होंने पहले निकाली, उससे उन्होंने उस पर बहुत अच्छे से जो बार है वो किया है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो बोल रहे हैं ऐसे वर्ड, तो कि आरएसएस जो है ऐसा करती है, बीजेपी ऐसा करती है, तो ये तो हमेशा कांग्रेस बोलती हुई आई है। जो क्योंकि जो है आरएसएस, जब भी कोई समस्या आती है हमारे भारत में, तो आरएसएस के ही संघ सेवक सबसे पहले पहुंचते हैं। तो ये तो जो है इनके गलत बोल हैं। और भारत जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे हैं दोबारा से, तो वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, वो भारत तोड़ो यात्रा ही रहेगी हमेशा के लिए। क्योंकि जहां जहां ये भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, वहां वहां ये अपनी पार्टी को खत्म करते जाएंगे। जो है अभी इन्होंने पीछे भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो उसमें से 4 राज्यों में बीजेपी आई। तो उसमें ये अगर भारत जोड़ो यात्रा सही होती, सही मायने में सही रहती, तो वहां पर भी तो कांग्रेस की सरकार बन सकती थी ना। तो वहां पे क्यों नहीं बनी है कांग्रेस की सरकार जो है, ये बताइए। बिल्कुल तो बिल्कुल, तो आप सही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, खासकर जो चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो हालांकि कुलदीप जी तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड उतना सही नहीं था, है ना। कुलदीप जी, मैं आऊंगा आपके पास मैं आऊंगा। नीरज, बताइए क्या लग रहा है आपको? प्रतीक जी, मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने कहा था कि जो चुनावों की बात है, जब मैं राजस्थान पहुंचा था, वहाँ चुनाव के जो कैंपेन था, हम लोगों ने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से कवर किया। हालांकि लग नहीं रहा था, अगर मैं बात करूं राजस्थान की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, इन तीनों राज्यों में मैं पहले भी जाता रहा हूँ और लोगों से बात भी करते रहे हैं। इस दौरान देखिए, जब ये लग रहा था कि एक तरफा नहीं लग रहा था कि बीजेपी की सरकार इन तीनों राज्यों में बनेगी, कहीं ना कहीं राजस्थान में जो बात चल रही रिवाज बदलने की, कि अब की बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जनादेश जो मिलना चाहिए उनको, शायद आम जनता तक अपना संदेश पहुंचा नहीं पा रही है। और मोदी जी की कांग्रेस पर लोग भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है? आप तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, आप जमीन पर क्या देखते हैं कि लोग कांग्रेस पर भरोसा करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? देखिए, मैं बताऊं, एक अमूमन जो कॉमन नारा है 70 साल का, कि 70 साल कांग्रेस ने देश पर राज किया। और मोदी सरकार की बात करें तो 2014 में मोदी सरकार आई, उसके बाद 2019 में जनादेश मिला, और अब 24 की तैयारियां चल रही है। हालांकि जो इंडियन गठबंधन बना हुआ है कांग्रेस का, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो चुनाव जो हुए तीनों राज्यों में आए जो रिजल्ट, और 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें तेलंगाना में हालांकि कांग्रेस को, जरूर साउथ की तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं जिस तरीके से बढ़त लगातार बनती हुई नजर, क्योंकि केरल में भी कहीं ना कहीं जनादेश मिला, सरकार बनी, और अब तेलंगाना में भी बनी। और बात करें कि 24 के चुनाव में, तो जिस तरीके से अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपने टॉपिक लिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मैं अगर मुझे लगता है, जो मैं अपनी जानकारी के मुताबिक बताऊं, जब आम जनता के बीच, तमाम नेताओं के बीच, तमाम पार्टियों के लोगों से बात करते हैं, तो मुझे लगता नहीं शायद पहले वाला समय सही था, या पहले वाला समय सही था। लग रहा है कि राम मंदिर का जो निर्माण, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसको अनदेखा कर रही है। और 15 तारीख से जो यात्रा निकालेंगे, मुझे लगता नहीं है कि पहले वाला जो इम्पैक्ट है वो आ पाएगा। जी कुलदीप जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या एक जो राम मंदिर की जो लहर है, जो कि पूरे देश के अंदर है, क्या ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो उसे ओवरकम कर पाएगी, उस लहर को, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो राम मंदिर की जो बनी हुई है पूरे देश के अंदर? प्रतीक जी, पहली बात तो एक आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, धर्म आस्था अपनी जगह, धर्म आस्था अपनी जगह है, और पार्टी की विचारधारा अपनी जगह है। कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं किया है। और आज ये राम मंदिर की बातें जो कर रहे हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि कांग्रेस का ही देन था कि राजीव गांधी जी ने
राम मंदिर का ताला खुलवाने का काम किया था। ये शायद इन्हें मालूम नहीं है, इन्हें पुरातन पढ़ना चाहिए। अब मैंने पहले अपने भाई का शब्द सुना, इन्होंने बोला कि देश के लिए आरएसएस काम करती रही, लेकिन मेरे भाई को शायद पता नहीं है कि आज थोड़े बहुत सारे किताबें पढ़े होंगे, इन्हें अगर पीछे जाए 70 साल की जो बातें करते हैं, तो उससे पहले यही आरएसएस के लोग, यही बीजेपी के लोग अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम करते थे, हमारे देश के मुखबिरी करने का काम करते थे। इन्हें पता होना चाहिए। अगर हमारे मैं बता देता हूँ, सुनिए आप मुखबिरी के बारे में इन्हें मालूम होगा तो हम पे उंगली नहीं उठाएंगे, इन्हें जवाब देने पे भागते हैं। देखिए आज मुखबिरी सुनेंगे, हम देश की जनता की आवाज उठाते हैं और देश की जनता की आवाज उठाते रहेंगे। नहीं, वो आपकी बहुत सही, बहुत अच्छी चीज है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्या जो वीर सावरकर थे, आपको पता है उन्हें काला पानी की सजा हुई थी, है ना? जब आपके शायद अगर आपका इतिहास उतना मजबूत होगा तो आपको पता होगा। मेरा दूसरा जो सवाल है वो ये है कि अगर हम देखें आरएसएस, बीजेपी तो खैर उस टाइम पे नहीं थी, जिस आरएसएस की आप बात कर रहे हैं, या फिर उस टाइम के जो इतने भी हिंदूवादी संगठन थे, क्या उनके जो नेता थे उन्हें किस तरीके से सजा होती थी, और कांग्रेस के जो नेता थे उन्हें कितने ऐशो आराम में सजा होती थी, और किसी को भी कोई इतनी लंबी सजा नहीं हुई है। अगर ये अंग्रेजों के तलवे चाटते, अगर ये अंग्रेजों के तलवे चाटते, तो क्या, मैं आरएसएस बीजेपी का कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं आपको इतिहास बता रहा हूं, है ना? अगर ये लोग आरएसएस बीजेपी का मतलब जो है, अगर ये तलवे चाटते तो ये जेल में क्यों रहते? इन्हें क्या आवश्यकता थी जेल में रहने की? और फिर अंग्रेज इन्हें जेल में क्यों डालते? इस चीज का जवाब दीजिए। ये नहीं है ना कि हम किसी भी चीज को आप कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, वो होने नहीं होगा। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च पे नहीं होगा। देश का विकास संविधान से होगा। ये हमेशा धर्म के नाम देश की जनता को उस्काने का काम करते हैं। देश के युवा बेरोजगार हैं। आज पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म पुण्यतिथि है और उन्होंने एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। तो हमारे देश को उन्होंने मजबूती देने का काम किया था, और आज की सरकारें हमारे देश के किसान के साथ क्या दुर्व्यवहार कर रही है, हमारे देश के सैनिक के साथ दुर्व्यवहार क्या कर रही है, ये देश के सामने छुपा नहीं है। और रही बात परिणाम की, अभी नीरज जी बताए कि ये खुद कैंपिंग के लिए वहां पे गए थे। जनता जनार्दन का मत कहाँ था? कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली ईवीएम द्वारा हुई है, और हमेशा हम आवाज उठाए हैं। और मैं पहले भी आपको बताया, इस चीज में मैंने बताया था कि भस्मासुर महादेव का परम भक्त था, और महादेव की इतनी भक्ति किया तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि जिसके ऊपर तू सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। माननीय राजीव गांधी जी कांग्रेस के कार्यकाल में ईवीएम लाया गया देश में जनता के हित के लिए, लेकिन वो बीजेपी के हाथ में लगा। अगर कांग्रेस कहीं दुर्व्यवहार की राजनीति कभी की होती तो बीजेपी सत्ता में कभी नहीं आती। कांग्रेस ने संविधान का पालन करते हुए, लोकतंत्र का मान रखते हुए देश को चलाने का काम किया। और राहुल गांधी जी बना देते हैं, इतिहासों की बात मत करिए आप। देश में हमें मैं एक मिनट दूंगा, मैं चाहता हूँ कि जवान पे बात करनी चाहिए। तो हम नहीं, कुछ भी आप बोलेंगे। एक राम मंदिर देखिए, मैं चाहता हूँ कि भस्मासुर के जो गोत्र हैं उनको चुप करा दिया जाए 1 मिनट के लिए। देखिए, भस्मासुर की बात, भस्मासुर तो सबको पता है कि यहाँ पर कौन है, किसके हाथ रखने से पूरी की पूरी पार्टी का विनाश हो गया है ना, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। और इतिहास इस बात को गवाह करता है कि हाँ, किसी आरएसएस बीजेपी की पिक्चर किसी भी हमारे बाहर की महिला के साथ नहीं आई है। किसके साथ आई है आप सब जानते हैं, है ना? बिकनी में किसी के साथ फोटो खिंचवाई है, किसी के साथ रासलीला रचाई है, नेहरू परिवार ने, सब जानते हैं। इससे ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। आप तो ये बात छोड़ दीजिए कि आरएसएस ने ये गलत तरह की राजनीति की है। और मैं जहां तक मुद्दे पे आने की बात कहता हूं, इन्होंने जब इमरजेंसी लगाई थी तो क्या इन्होंने अच्छी राजनीति की थी?
जहाँ पे पत्रकारों तक को जेल में डाल दिया गया था, और तो और कि जितने भी जो टीवी आर्टिस्ट थे उनको गाने से मना कर दिया गया था, सबको नजरबंद कर दिया गया था। ये राजनीति थी कांग्रेस की। इतिहास को जरा सही तरह से पढ़ के आइए। आप कहते हैं कि 4000 किलोमीटर चले, जम्मू से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है ना वो 3133 किलोमीटर है, और वो भी राहुल भैया ने ट्रक के जरिए पूरी की है, कोई पैदल यात्रा नहीं निकाली है। पैदल यात्रा ऐसे कहते हैं, मोदी जी सिर्फ 4 कदम चले हैं मालदीव पे, नहीं, सॉरी हम थोड़ा सा उस तो पे इसे बात कहते हैं करेंगे कि यात्रा। देखिए, अगर जो 110 डिस्ट्रिक्ट में ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, टॉपिक पे आते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 110 डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, जो कि 100 लोकसभा सीट को कवर करती है। अगर मैं 2019 के चुनाव की बात करूं तो इन 100 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने जो है 10 से 11 सीटें जीती। तो क्या लग रहा है कि ये जो रिजल्ट है वो 2024 में चेंज होगा या नहीं होगा, विक्रांत जी? देखिए, मैं पहले इसका जवाब दे देता हूँ, 1 मिनट, विक्रांत जी से आएंगे हम। देखिए, 100 में से 10 सीटें पे इन्होंने चुनाव लड़ा था, और जब ये इस बार अगर यूपी जाने की बात कर रहे हैं तो यूपी में अगर 10 सीटें हैं तो 10 की 0 होने वाली है। सभी जानते हैं कि अयोध्या में या यूपी का विकास किस गति से हुआ है, वहां का जनमानस समझ चुका है कि राजनीति में अब किसका पक्ष पलड़ा भारी है। तो अब ये तो आप निकाल दीजिए कि आप यूपी की तरफ से यात्रा निकालेंगे और बहुत सारी सीटें बटोर लाएंगे, अब तो ये होने वाला नहीं है। 2024 में यूपी की जनता सिरे से नकारने वाली है। जी विक्रांत जी। हाँ, देखिए, मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता है। 2024 में मोदी जी दोबारा आएंगे और हैट्रिक होने जा रही है जो है, और मोदी जी को कोई नहीं रोकने वाला है जो है। तो क्या लग रहा है कि ये जो 100 लोकसभा सीट्स भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कवर करने वाले राहुल गांधी, उसमें से क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं होने वाला। भारत जोड़ो यात्रा निकालो, चाहे भारत निकालो यात्रा निकालो, कुछ नहीं होने वाला जो है, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा क्या कर दिया है मोदी जी ने? ऐसा तो नहीं, मेरी बात सुनिए विक्रांत जी, ऐसा तो कोई भी ऐसा काम तो कर नहीं दिया है मोदी जी ने कि यार कोई ऐसा काम कर दिया है कि एकदम से जो मोदी का मतलब कि सारे लोग हैं वो मोदी के पीछे लग जाए। ऐसा तो कोई काम नहीं किया ना, कहीं ना कहीं जो करे हैं मोदी जी ने। हाँ, राम मंदिर का मुद्दा देख लो, 370 धारा देख लो जम्मू कश्मीर की, और 3 तलाक देख लीजिए, और भी काम ऐसे हैं जो मोदी जी ने करे हैं। वो काम सबको दिखाई दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अगर ये कह रहे हैं यादव जी कि अगर कांग्रेस ने जो है राम मंदिर की जो है ईंट रखी थी, तो फिर वो ईंट क्यों नहीं रखी? क्यों नहीं उन्होंने राम मंदिर बनाया 70 साल में? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कारण रहा है, क्योंकि वो हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहे हैं, इस वजह से राम मंदिर नहीं बनाया उन्होंने। और ये कहते आ रहे हैं कि हमेशा हम तो जो है कांग्रेस, वो मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मोहम्मदनों को साथ में लेकर के चलते हैं। जी कुलदीप जी, देखिए, इन्होंने बोला है कि कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों को अपने साथ लेकर चलती है, हिंदुओं के लिए कांग्रेस के जो अंदर है वो सॉफ्ट कॉर्नर उस तरीके का नहीं है। अब मैं एक चीज जानना, सुन लीजिए गुरु, सुन लीजिए, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि सबसे पहली बात जो मैंने आपसे सबसे पहला सवाल किया था कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अरुणाचल प्रदेश को शुरू में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैं आपका सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पहले मैं इनका उत्तर देता हूं कि इन्होंने कहा कि हम मुसलमानों का पक्ष रखते हैं, लेकिन शायद मेरे भाई अगर ये कहते कि कांग्रेस जो है देश को प्रथम रखती है, इन्हें शायद अमृतसर गोल्डन टेम्पल का इतिहास पता नहीं 1984 का। अगर इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ना करवाया होता तो आज देश का एक खंड हमारे देश से अलग हो जाता। रही बात हमेशा बोले, जायज है बोलने के लिए, और रही बात विकास के लिए, उन्होंने बताया कि मोदी जी ने बहुत सारा विकास किया है।
तो शायद अगर जमीन स्तर पे देखें, हम किसान के बेटे हैं, हम दिल्ली ऐसे नहीं पहुंच गए, हम बहुत कुछ त्याग कर वहां तक पहुंचे और हमारे घरों से निकलकर हमारे भाई, हमारे बेटे बॉर्डरों पे रक्षा करते हैं। ना तुम मोदी के गुजरात में कोई बिल्कुल 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 कुलदीप जी सुन लीजिए, पहली बात रही, मैंने बताया ना कि आज जिस प्रकार से देश को गुमराह किया जा रहा है, देश गुमराह हो रहा है, मुझे पता है, आपको भी पता है, देश की जनता को भी पता है, लेकिन देश की जनता मजबूर है और जिस दिन मजबूरी की ये बेड़ियां टूटेगी, हमें तो 70 साल सेवा का मौका दिया देश की जनता जनार्दन ने, और आज तक हमें वोट दर बढ़ते जा रहे हैं। शायद हमारे भाई को मालूम नहीं है, 5 राज्यों का अगर चुनाव के रिजल्ट देखे जाए तो वोट दर कांग्रेस का बढ़ा है और इनका वोट दर घटा है। मानता हूं कि ये राज्य जीत गए हैं, चाहे ईमानदारी से जीते या बेईमानी से जीते, देश की जनता भी जानती है। नहीं देखिए, सुनिए, जब आप फैक्ट्स की बात करते हैं कुलदीप जी, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आप इसमें एक तेलंगाना को भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है। अभी आप बोलने लग जाओ कि सब हमें तो तमिलनाडु में बहुत ज्यादा वोट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता, उस चीज का कोई सेंस नहीं बनता है ना। सुनिए, हमने नहीं बोला था, अभी आप तेलंगाना को इंक्लूड करके बता रहे हैं। पहले सुन लीजिए, देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे, हवाई चप्पल सुनिए, सुन लीजिए, मेरा एक और सवाल सुन लीजिए कुलदीप जी। आता था प्रतीक जी, सुनिए, 50 किलो का तो यूरिया का बोरी आता था, आज 45 किलो का हो गया। और स्वयं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बोला करते थे, स्वदेशी चीज को अपनाओ, और आज यूरिया के बोरी पे चाइना मेडन, चाइना की कंपनी बनाकर हमारे किसानों तक पहुंचाने का काम कर रही है। ये भी हम बोलेंगे तो बोलेंगे बनावटी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देश की जनता को गुमराह करने का काम जो कर रहे हैं, अच्छा, मैंने मेरी बात सुनिए, समय में इनको देश की जनता ही जवाब देगी। मैं नीरज जी के पास जाऊंगा, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आपने बोला इससे पहले कि जो लोगों की मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी को चुनना, लोगों की ऐसी क्या मजबूरी आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोग चुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा भरोसा करते हैं? आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं तो मैं उत्तर दूं क्या नीरज जी से, बताइए। ये आपने ही बोला था, मैं फिर नीरज जी के पास जाऊंगा, पहले आप उत्तर दीजिए। मैंने पहले ही कह दिया कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी और आरएसएस द्वारा किया जा रहा है, और लोकतंत्र की जिस देश में हत्या होगी उस देश की जनता जनार्दन डर रही है, और जनता जनार्दन अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर है, इनका विरोध नहीं कर पा रही है। लेकिन जिस दिन पेट की बात आ जाएगी, जनता जनार्दन लाठी लेके भी खड़ी हो जाएगी। 300 साल जब हमारे देश पे अंग्रेजों ने राज किया, तो महात्मा गांधी जी जैसे जननायक निकले और उन्होंने 2 शब्द बोले, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और आज ये मुझे बताए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं, उस समय महात्मा गांधी जी के साथ पूरे देश चलने का काम किया। 300 साल अंग्रेज जो हमारे देश पे राज किए, उनको भी उखाड़ फेंकने का काम किए थे। हम कांग्रेसी ना इनके तानाशाही और इनके भ्रष्टाचार और इनके हिटलर शाही से कभी डरने वाले नहीं। अच्छा नीरज जी, आप बताइए कि ये एक तरफ तो बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत सेक्युलर है, इन्होंने रघुपति राघव राजा राम, इसका भी जो एग्जाम्पल है वो दिया, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि क्या साफ साफ ऐसा दिखाई नहीं देता है कि कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा का जो इन्विटेशन है उसको ठुकरा देना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है सर। 500 साल की लड़ाई है, वो 500 साल हिंदुओं ने वहां पर लड़ाई, जब जाके राम मंदिर बन रहा है, और पता नहीं कितनी जाने गई हैं। प्रतीक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका मिला, और तमाम जो मेरे साथी नेतागण बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें एक विक्रांत रोहिला जी की बात का, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, देखिए मैं किसी पार्टी का आदमी, पत्रकार हूँ, पॉलिटिकल पत्रकार हूँ और तमाम पार्टी को कवर करता हूँ। इसमें मैं एक बात डालता हूँ, जो विक्रांत रोहिला जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है।
इस बात का मैं पूरी तरीके से खंडन करूंगा। नहीं, आप खंडन कीजिए। आप ये बताइए मुझे, सुनिए, आप तो पत्रकार है ना, आप मुझे ये बताइए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, 500 साल की लड़ाई, उसके जो इन्विटेशन है उसे ठुकरा देना और फिर कहना कि हम तो सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 24 के चुनाव नजदीक हैं और जब हम जनता के बीच में सवाल को लेकर के जाएंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मेरा पर्सनल मत है ये, कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। देखिए, अभी मुलायम सिंह की बात आती है और अभी अखिलेश यादव ने कल बैठक की थी। उस बैठक में उन्होंने दो बातें कही। एक तो मायावती को, क्योंकि देखिए मुद्दा हट जाएगा, आज हमारा जो मुद्दा है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है, लेकिन तमाम जो साथी हैं वो अलग अलग तर्क डाल रहे थे। उसमें एक बात डालता हूं मैं कि अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो है, उन्होंने एक बात कही कि मायावती के खिलाफ पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता और नेता कोई टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी ना करे। दूसरी बात उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी कहा, जहां तक मैं जानता हूं मेरी जो नॉलेज में, कि मंदिरों को लेकर के जो वो बोल रहे हैं उनका निजी मत है, पार्टी का मत नहीं है। तो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां जान रही है कि राम मंदिर का जो फैक्टर है वो 24 के चुनावों के लिए बड़ा अहम होगा। और मैं इसको जहां अपनी देखता हूँ, कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, बीजेपी यानी कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा, तो ये जो नहीं, मेरा वो है कि आप देखिए, आप एक न्यूट्रल है और मैं ये जानना चाहता हूं कि ठुकरा देना, क्या ये हिंदुओं की, अगर हम राजनीति की भाषा में बोले तो हिंदुओं की वोट को ठुकरा देना नहीं लगता है? मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं। मैंने अपनी पत्रकारिता के जरिए आपको जवाब दे दिया कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान देखिए, जो एक तरीके से मैं इसे विरोध कह सकता हूं कि जो भी है अपना जो निजी राय है, कि जो ठुकरा देना वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 24 के चुनाव में जिन भी पार्टी ने ठुकराया है उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान देगा। जी विक्रांत जी, आप इसे कैसे देखते हैं कि भारतीय वो जो कांग्रेस है वो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है का कार्यक्रम है उसे वो ठुकरा देती है, जो उसका जो इन्विटेशन आप मिलता है? हाँ जी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन ठुकरा दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, आप इसे कैसे देखते हैं? तो वो चीज देखिए गलत है जो है। कांग्रेस को जब इन्विटेशन दिया है तो उनको जाना चाहिए जो है राम मंदिर के प्रतिष्ठा जो है। और जब हमारे अयोध्या में 550 साल की जो लड़ाई चल रही थी और वो मोदी जी ने आकर करके उस चीज को खत्म कर दिया है, चाहे वो कांग्रेस ने शुरू करा हो, चाहे वो बीजेपी ने करा था पहले, या किसी पार्टी ने भी करा हो अदरवाइज, लेकिन उस चीज को उन्होंने बिल्कुल मुद्दा ही खत्म कर दिया जो है। तो वहां पर पहुंचना ठीक है, उनका जरूरी है, उनको पहुंचना जरूरी है। हम तो मुझे क्या लगता है, अगर मैं देखिए प्रतीक जी बोलूं तो ये क्या होता है ना, जब भी कोई पुण्य काम या भगवान राम के काम हो रहे हैं, मुझे आवाज डबल सुनाई दे रही थी, मुझे लगता है। हाँ, अब ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो बुरी आत्माएं होती है ना, और बुरी जादू टोना वाली तंत्र विद्या वाली है ना, तो वो सब की सब धरी की धरी रह जाती हैं। तो मुझे लगता है भगवान राम ने इनको बुलाया ही नहीं है, तभी ये इन्होंने इनविटेशन को नकार दिया है। और वो लोग क्यों जाएंगे जो मंदिर तोड़वाने के हक में थे? वो मंदिर को जोड़ते देखने वक्त कहाँ चले जाएंगे? नहीं जा सकते ना, क्योंकि इनको अपना मुद्दा उठाना है। अगर ये इस जो ना जाकर भी ये किसी न किसी जातिवाद को खुश करने पे लगे हुए हैं, है ना। इनको पता है कि विरोधी का जो वोट परसेंट है वो ज्यादा है। अगर हम चले जाते हैं तो हमारा जो कुछ बचा कुछ है, जो 2-4 सीटें हैं वो भी निकल जाएंगी हाथ से, ठीक है ना। तो सही बात तो यही है कि इनका ठुकराने के कारण भी एक राजनीतिक कारण ही है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारे पास जो 1-2 सीट बची है ये भी ना निकल जाए। ऐसा ना हो कि हमें अपना बोरी बिस्तर लेके वापस इटली भागना पड़े। तो इसलिए इन्होंने यह न्योता ठुकरा दिया है, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इन्होंने ठुकरा दिया। इन्हीं की जगह पे कोई भला मानस अच्छा जीव वहां पर पहुंचेगा और वो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को देखेगा। यह बहुत ही शुभ कार्य है जो है भारत में प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी ने करवाया है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसे जो लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो लोग इसे ओवरकम कर जाएंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के करके।
नहीं नहीं, ये अब नजर भी नहीं आने वाली है। मैं बताऊं आपको सीधा सीधा कि भारत जोड़ो हाँ यात्रा इस बार आपको कहीं नजर नहीं आने वाली है। ये सरासर हाँ मोदी जी का एक जो प्रोपेगेंडा है, जैसे हमने चाय पे चर्चा की है ना, बहुत सारी चीजें की हैं। अब ये उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। हम्म इनको लगता है हम जगह जगह पर जाएंगे, अपना फैलाएंगे, अपना प्रचार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पूरी की हाँ पूरी पूरा का पूरा भारतवर्ष राम भजन में मंगलमय हो चुका है। उनको एक धुन लग चुकी है राम की, और इस बार आप देखेंगे कि पूरा का पूरा भारतवर्ष सिर्फ हाँ सिर्फ राम की गुण गाने वाला है। जो राम के साथ है वही सनातन के साथ है, वही आगे बढ़ेगा। और जहां तक रही न्याय यात्रा की बात, तो हमारे 30 जनवरी से लेके आगे हमारे पास ये आ रहा है, हम्म सेशन आ रहा है ना हमारा असेंबली का। तो इसमें देखते हैं क्या हम्म होता है। लेकिन ये असेंबली में आके कानून वहां पर धरना नहीं देंगे, वहां पे बात नहीं रखेंगे अपनी। ये बाहर जाके लोगों के साथ बात करना पसंद करते हैं। और जब यहाँ पे इन्हें बोला जाएगा कि संसद में बोलिए, कानून के ऊपर बोलिए, तब भी कुछ नहीं बोलेंगे, तब ये चुपचाप बैठेंगे और आंख मारेंगे। तो ऐसे तो हम्म देश का संविधान नहीं चलने वाला ना। हम्म प्रतीक जी, मैं इसमें एक अंतिम शब्द में बात करके मैं आज्ञा लूंगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा की बात हुई, इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा है 15 तारीख से शुरू होने जा रही है। और बात करें हाँ प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, हाँ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तमाम जो देश है और विदेश की भी नजरें प्राण प्रतिष्ठा पर टिकी हुई है। तो मुझे लगता नहीं है जो जिस तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा जब पहले चैप्टर था उसका जो वो निकली, तो मुझे लगता नहीं है कि जो जनता है वो अब इसको सीरियसली लेगी। कहीं ना कहीं राजनीति के तौर पर इसे देखेगी। और शायद कांग्रेस पार्टी को सोच विचार करना चाहिए था, और तारीख अगर वो बदलते तो ज्यादा अच्छा रहता उनके लिए। क्योंकि जिस तरीके से अभी पूरा जो देश है कहीं ना कहीं राम मंदिर और राम में ये डूबा नजर आ रहा है। और बात किसी एक धर्म की और बात नहीं, किसी की आस्था की नहीं, देखिए ये तमाम जो यात्रा है वो तमाम 66 देश के जो दिन लोग हैं चलेगी, कोई एक दो दिन की वो इस यात्रा तरफ नहीं है कि। नहीं बनाए हुए हैं। तो लगता नहीं है कि उस तरीके से का रिस्पांस मुझे लगता नहीं है कि मिलेगा। हाँ या तो तारीख को उनको बदल देना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख के हम्म, बाद कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो मैं कवर करता हूँ, जो देखता हूँ आम जनता के बीच में जो हम जाते हैं, तो आम जनता से जब भी बात करें तो राम मंदिर का जो मुद्दा है इस समय हर जनता की जो नजरें हैं वो राम मंदिर पे ही टिकी हुई है। और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, फिलहाल इसमें तो देखिए कांग्रेस पार्टी को सोचने पे विचार विमर्श करने की जरूरत है। जी। मैं एक जो आखिरी कमेंट है वो विक्रांत जी से लेना चाहूंगा कि विक्रांत जी आप इसे कैसे देखते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले 14-22 को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले 14 को ये लोग इस तरीके की जो यात्रा है वो निकालते हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, क्या? इनको अपना इनको जो है अपना काम कर लीजिए, करने दीजिए। हमारा जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो है वो चलता रहेगा जो है। ये तो हाँ सोचते हैं कि जो है किसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का काम रुके और उसमें भंग डाले जो है, ये जो है ये हाँ, तो पार्टी तो ऐसा आप ऐसा मानते हैं कि इसी वजह से ये जो कार्यक्रम है वो 14 तारीख को रखा गया है, 14 से हाँ स्टार्ट हो रहा है, मतलब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसीलिए इन्होंने ये प्रोग्राम जो है 14 तारीख से रखा गया है जो है जी। जी। भंग डालने का अच्छा, कार्य तो पीछे आप पीछे कैसे बहुत देखते हैं टाइम से आखिरी हो रहा है। कमेंट? हाँ हाँ देखिए, मैं भंग डालने का कार्य तो आप देख रहे हैं कि पिछले 60 सालों से चल ही रहा है कि किसी ना किसी तरह से राम मंदिर का कार्य रोक दिया जाए, ठीक है ना। हम्म इन्होंने अपना पूरी कोशिश कर ली है। कपिल सिब्बल को आप जानते हैं कि इन्होंने कितना जोर लगाया, सारे के सारे जितने भी भगवान हैं उनके चरित्र को क्या क्या नहीं बोला, बिल्कुल मिथ्या बताया, लेकिन कुछ हुआ। भगवान राम आ रहे हैं अयोध्या में, इस बार पूरा भारतवर्ष अच्छे से दिवाली मनाने वाला है। सबसे बड़ी जी बात ये है, इस बार राम आ रहे हैं। और इस बार राम सत्य को लेकर आ रहे हैं, फिर से सतयुग की स्थापना होने जा रही है। और इस बार 2024 में ये चुनाव जितने भी आप देख रहे हैं विघ्न डालने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो ताड़का जी हैं वहां से, है ना, जितने भी भस्मासुर हैं, आप तो है नहीं, कांग्रेस वाले भाग गए शायद छोड़कर, ठीक है नहीं, ना। वो थोड़ा सा टेक्निकल कारणों के उससे वो जुड़ नहीं हाँ, पा रहे तो ये विघ्न डालने का कार्य अब नहीं चलने वाला। अब तो यज्ञ हवन होने वाला है, प्रारंभ हो चुका है, और 2024 का डंका बजने वाला है। और ये बहुत अच्छे से डंका बजेगा। मैं भी इसकी शुरुआत यहीं से कर देता हूँ, ठीक है ना। हैं। जी। तो राम मंदिर का निर्माण अब कोई राक्षस नहीं रोक पाएगा।
जी। आप सभी जो महान भाव हैं, वो हमारे साथ जुड़े, अजय आर्यन जी, विक्रांत जी, कुलदीप जी और नीरज जी, आपका सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी जो कुलदीप जी हैं, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े, तमाम जो चर्चा है, तमाम विषयों पर वो हमने की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।